हेलो गाइस। तो ये वीडियो ना एनडीए फाउंडेशन बैच 2025 के लिए एनडीए 2 जो है उसमें जियोग्राफी पोर्शन का फर्स्ट लेक्चर का एक रिकैप होने वाला है पूरा। इसमें हम उसको रिवाइज़ करेंगे। यू आर गोइंग टू रिवाइज इट द होल लेक्चर विद मी। ठीक है, इसको पहले मैं लैंडस्केप में कर लेता हूँ। वेट अ मिनट, दिस इज मार्किंग स्कीम फर्स्ट। इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफी। The term geography was coined by the Greek scholar Eratosthenes, who combined two Greek words, geo the earth and graphian to describe. Therefore, in the literally sense, geography is the description of the earth. सबसे पहला पॉइंट, जियोग्राफी की जो टर्म दी थी वो दी थी ग्रीक स्कॉलर ने। याद कैसे रख सकते हैं, जियोग्राफी का जी और ग्रीक का जी। तो ग्रीक स्कॉलर ने दिया था जिसका नाम था एरिटोस्थनीज। एरिटोस्थनीज इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जियोग्राफी। ये एनडी में कुछ नहीं आया है तो इसको याद रखना है। हु इज फादर ऑफ जियोग्राफी? एरिटोस्थनीज। इसमें दो वर्ड्स आती हैं, जियो जिसका मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफियन विच इज़ टू डिस्क्राइब। तो इसका पूरा मतलब क्या बन जाता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। डिस्क्राइब करना अर्थ को या उसकी डिस्क्रिप्शन। डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफी कैन बी समराइज्ड इन थ्री फेजेस नेमली। अब वर्ल्ड या अर्थ में जियोग्राफी की जो भी डेवलपमेंट हुई है, जितना भी इसमें प्रोग्रेस हुई है, डेवलपमेंट हुई है, उसको तीन हम फेजेस में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ एज ऑफ डिस्कवरी। तो इस टाइम में क्या हुआ, बस डिस्कवरीज हुई। वो था 1400 से 1800 के टाइम में, जब बस इसमें डिस्कवरीज के लिए अलग अलग जगहों को डिस्कवर किया गया। वो जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से अलग अलग रूट्स को डिस्कवर करना, कैसे कैसे नई नई जगहों को जा सकते हैं, नई नई चीज़ों को देखना। 1400 से 1800 था एज ऑफ डिस्कवरी। द पीरियड बिटवीन 1800 1950 उसका दिया वाला समय था 1800 से 1950 का। इस टाइम में आ गया जीपीएस, जिससे आप लोकेशन पता कर सकते थे। द पीरियड आफ्टर 1950। अब जीपीएस के बाद एक नया पीरियड आ गया था जब हम लोकेशन को देख भी सकते थे। ठीक है, पहले जीपीएस था, अब गूगल मैप्स, ये वाले सिस्टम्स आ गए। ठीक है, 1950 में क्या हुआ कि जीपीएस से भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। नॉट गूगल मैप्स बट हाँ, जीपीएस से एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई थी 1950 में। तो यहाँ पे पूरा तो देख लिया ना। थीम्स ऑफ जियोग्राफी। अब जियोग्राफी की थीम क्या क्या चीज़ होती है। जियोग्राफी को जब हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले अगर आप किसी एरिया की जियोग्राफी को देख रहे हो तो पहले आप देखोगे वहाँ की लोकेशन। लोकेशन में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखा जाता है। लॉन्गिट्यूड कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है और कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है, वो चीज़ें देखोगे। सेकेंड चीज़ आती है प्लेस जो है वहाँ की वो कैसी है, उसका टेरेन देखना है कि माउंटेन है, प्लेन है या प्लेट्यू है, वो चीज़ देखेंगे। थर्ड चीज़ आ जाती है ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। ह्यूमन का इन्वायरमेंट से क्या इंटरेक्शन है, क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, और इन्वायरमेंट की वजह से ह्यूमन्स पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। मान लो कोई कोल्ड एरिया, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो वहाँ पे ह्यूमन्स का क्या होगा सिस्टम कि वो एक गर्म इलाके में गर्म घरों में रहेंगे, वहाँ पे गर्म कपड़े पहनेंगे। वहीं अगर कोई गर्म इलाका हो, कोई हॉट टेम्परेचर वाला एरिया हो, तो वहाँ पे क्या होगा, पतले कपड़े पहनेंगे। ठीक है, जिससे एयर अच्छे से पास हो सके। अच्छा, घर भी होंगे तो उसमें अच्छी खासी एयर वेंटिलेशन का सिस्टम रखेंगे। देन बात आती है मूवमेंट की। अब मूवमेंट के दो रीज़न्स हो सकते हैं उस एरिया में। अगर वो एरिया लोगों के लिए फेवरेबल है, उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल पा रही हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, तो लोग वहाँ पे जाएंगे। यानी कि वहाँ पे एक पुल फैक्टर होगा जो लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। अगर वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, तो लोग वहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पे आ जाएगा पुश फैक्टर। एट लास्ट वहाँ का रीजन देखा जाता है। इसमें क्या देखा जाएगा कि उस एरिया में जो वहाँ का क्लाइमेट है ना, उस चीज़ को देखा जाता है। ठीक है, तो पहला था लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। सेकंड उसकी टेरेन कैसी है। थर्ड ह्यूमन इंटरेक्शन कैसा है एनवायरनमेंट के साथ। फोर्थ वहाँ पे मूवमेंट की बात की थी। और रीजनल लास्ट जो था जिसमें क्लाइमेट की बात की जाती है। फिज़िकल साइंसेज। अब देखो ये जो है ना जियोग्राफी,
ये भी एक तरह की आप साइंस ही मान सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें अर्थ के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देनी है, अर्थ के बारे में स्टडी करनी है, तो एक डिटेल वे में आप अर्थ के बारे में ही पढ़ रहे हो। पीपल, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एंथ्रोपो जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी विच इज़ सोशोलॉजी, इकोनॉमिक जियोग्राफी विच इज़ इकोनॉमिक्स, देन इज क्या है, बायो जियोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, climatology, oceanography, and hydrology, which comes in meteorology, physics, chemistry, geomorphology, geology, cartography, and these astronomy, mathematics, computer science. अब देखो नीचे बढ़ते हैं। जो जियोग्राफी है ना, एनडीए में मेनली दो तरह की पूछी जाएगी। वन इज़ इंडियन जियोग्राफी एंड द अदर वन इज़ फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, आप इसको अर्थ साइंस भी बोल सकते हो। और जियोग्राफी में इसको बोला जाता है जियोमॉर्फोलॉजी, यानी कि धरती पे जो यहाँ की ज़मीन है ना, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी होती है। तो जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फोलॉजी मीन्स यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ज़मीन है, उसकी स्टडी। सेकेंड इज़ क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में क्या होगा, धरती पे जो भी ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एयर है, एटमॉस्फेयर है, इसके बारे में स्टडी होगी, तो इसको बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। एंड लास्ट थर्ड वन इज़ ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में वाटर की साइंस होती है, वाटर के बारे में स्टडी चलेंगे। तो एक बार और रिवाइज करते हैं कौन कौन सी जियोग्राफीज़ हैं। ओशनोग्राफी अबाउट वाटर, क्लाइमेटोलॉजी अबाउट एटमॉस्फेयर, एंड जियोमॉर्फोलॉजी अबाउट द लैंड ऑन अर्थ। अब देखो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ध्यान में रख लो। जो हमारा ज़मीन वाला पोर्शन है धरती पे, पूरा ज़मीन जहाँ पे मिट्टी शिट्टी, लैंड, माउंटेन्स, प्लेन्स, ये पूरा वाला जो पोर्शन आता है ना, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? लिथोस्फीयर। और जो वाटर वाला पोर्शन आता है, जहाँ पे पानी शानी है, ओशंस है, सीज़ हैं, रिवर्स हैं, उस पार को बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। उस रीजन को जहाँ पे पानी है, उसको बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। और जहाँ पे एटमॉस्फेयर है, हमारा वायुमंडल जिसे बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलेंगे हम एटमॉस्फेयर। सिंपल सा, यहाँ पे हमारे गैसेस हैं, अलग अलग लेयर्स आती हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर की भी अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो वो आ जाती है एटमॉस्फेयर में। लेकिन यहाँ पे देखो, जहाँ भी तीनों चीज़ें मिल रही है ना, लिथोस्फीयर भी मिल रहा है, एटमॉस्फेयर भी मिल रहा है, और हाइड्रोस्फीयर भी मिल रहा है, यानी कि जहाँ पे तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, उस जगह को बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, स्फीयर मान लो जगह, और बायो मीन्स लाइफ, कि वो जगह या वो स्पेस जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे, इट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। सिंपल मीनिंग ले लो, आराम से समझ आएगा। अब देखो जियोमॉर्फोलॉजी, इन सब का जो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है ना, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी में जो आप अर्थ साइंस पढ़ोगे, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे हैं। फर्स्ट इज़ यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। सेकंड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, कोई लोकेशन पता करनी है तो ये काम आ जाएगा। थर्ड इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, धरती का अंदर का जो भाग है वो कैसा है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स जो अलग अलग आज साथ हैं, 7 कॉन्टिनेंट जो आज हैं वो कैसे बन गए हैं। देन इज़ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स की क्या चीज़ है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, एंडोजेनिक, तो ये सब कुछ आप देख सकते हो। क्लाइमेटोलॉजी के यहाँ पे टॉपिक्स हैं, देन ओशनोग्राफी के, इंडियन जियोग्राफी के भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं। अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी में आप देखोगे ना, पहले आपको पता होना चाहिए हमारे देश में कॉन्टिनेंट्स कितने आते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस सर ने पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन ये पूछे गए हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स टोटल है, उनमें से अगर ये पूछा जाए ना कि जब अर्थ क्रिएट हुई थी, फिर लैंड मास क्रिएट हुआ था, तो शुरू में कितने कॉन्टिनेंट्स थे, शुरू का अलग है। शुरू में जो सुपर कॉन्टिनेंट था ना, वो अलग था, अब उससे निकल के ये सारे कॉन्टिनेंट्स बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स आते हैं। आई विल शो यू गाइज। यहाँ पे ये वाला जो आता है नदन, वेट ओके, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आता है नॉर्थ अमेरिका का। अब ये जो नीचे यहाँ पे पोर्शन, ये आता है साउथ अमेरिका। हियर कम्स अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका का पोर्शन है। ये वाला रीजन एशिया कहलाता है, और यहाँ पे ये है यूरोप।
और ये वाला रीजन आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। और नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना वाइट वाइट, ये आता है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका वाला रीजन ये नीचे है। तो आपको पता चल गया होगा, ऊपर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, देन हियर कम्स अंटार्कटिका। टोटल 7 आ जाते हैं ये। यूनिवर्स, तो पहला टॉपिक हमने देखा था हमारी जियोमॉर्फोलॉजी, जो अर्थ साइंस है, उसका पहला टॉपिक आता है यूनिवर्स। द वास्ट स्पेस सराउंडिंग अस इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो यूनिवर्स अगर आप पूछोगे ना क्या है, हर चीज़ जो हमें सराउंड करती है वो सब चीज़ें यूनिवर्स में आ रही है। चाहे आपके अराउंड आपका घर, ठीक है, घर के बाहर जाओगे तो आपकी कॉलोनी, आपका कंट्री, आपके जो भी कॉन्टिनेंट है, पूरा जो ये अर्थ है, अर्थ के बाहर जो भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो भी स्पेस है, ये सब चीज़ें आ जाता है यूनिवर्स में। तो सिंपल डेफिनेशन, वास्ट स्पेस सराउंडिंग अस, जो भी खाली, जो बड़ा खाली नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत बड़ा जो ये स्पेस है जो हमें सराउंड करता है, इसमें आपकी चीज़ें बाहर की सब कुछ चीज़ें आ रही है, ये सब यूनिवर्स में आता है। और यूनिवर्स का ही पार्ट आप लोग भी हो। इट इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस। लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि यूनिवर्स ना ज़्यादातर खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, एम्प्टी यूनिवर्स, मोस्ट पार्ट जो है वो एम्प्टी है। और यूनिवर्स में जो हम चीज़ें देखते हैं ना, ये स्टार्स, प्लैनेट्स, देन ये बहुत ही कम परसेंटेज में है, बहुत ही कम है। ज़्यादातर जो भी यूनिवर्स है वो खाली है। द यूनिवर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, द स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, एज वेल एज आवर ओन अर्थ एंड ऑल द सब ऑब्जेक्ट्स ऑन इट। अब देखो, यूनिवर्स में सब चीज़ें आती है, हमारी धरती, इसमें जो भी चीज़ें हैं, हम, सैटेलाइट्स, चाहे वो नेचुरल हो या हम आर्टिफिशियल जो स्पेस में भेज रहे हैं, दैन स्टार्स, प्लैनेट, सब कुछ चीज़ें। इट इज़ टोटली ऑफ एवरीथिंग, टोटैलिटी ऑफ एवरीथिंग, सॉरी, टोटैलिटी। इट कंप्राइजेज ऑल एनर्जी, फिजिकल मैटर, टाइम। मैटर तो पता है ना क्या होता है, हर जिस चीज़ को भी आप देख रहे हो ना, आप जिस चीज़ को भी देख पा रहे हो, चाहे वो मोशन में है या रेस्ट में है, वो आता है मैटर। अगर आप फिज़िक्स की लैंग्वेज में सिंपल वे में देखोगे ना, आपने शायद लॉ ऑफ इनर्शिया देखा होगा या पढ़ा होगा उसके बारे में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया में ये बताया जाता है ना कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। बट कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर आप उन चीज़ों पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे ना, तो उनका जो स्टेट है, चाहे वो रेस्ट है या मोशन है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो भी आपके अर्थ में जो भी आपको मैटर दिखता है ना, वो अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। लेकिन अगर आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो वो उसकी जो स्टेट है, मोशन से रेस्ट में या रेस्ट से मोशन में चेंज हो जाती है। तो आपका मैटर इसमें आ जाता है पूरा। मैटर के बाद एनर्जी। एनर्जी आप देखोगे ना, जहाँ पे काम होगा वहाँ पे एनर्जी होगी। तो हर चीज़ एनर्जी से ही चल रही है। अर्थ पे जो हमारी एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो क्या है, सन। सन की जो लाइट है वो हमारी एनर्जी का मेन सोर्स है। और यूनिवर्सल जो सोर्स मोस्ट है, यूनिवर्सल नहीं बोल सकते, लेकिन जो हमारा अर्थ पे, हमारे अर्थ वाइज जो हमारा मेन एनर्जी सोर्स है, तो आता है सन। एंड लास्ट कम्स टाइम। भाई टाइम भी चलता जाता है, देखो चेंजेस आएंगे वो टाइम के थ्रू ही आएंगे, टाइम के साथ साथ चेंजेस आते जाते हैं। तो 3 चीज़ें इसमें यूनिवर्स में आती है। ठीक है, इस सब चीज़ों को मिला के बनता है यूनिवर्स हमारा, एनर्जी, टाइम एंड मैटर। फ्रॉम एन स्मॉलेस्ट एटम टू लार्जेस्ट गैलेक्सी आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। एटम तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 9th 10th 8th, तो एटम पढ़ते जा रहे हो ना, वो छोटा सा जो एटम जिसको हम अणु भी बोलते हैं, ठीक है, वो यूनिवर्स का पार्ट है। और आपने शायद गैलेक्सी पढ़ा होगा, और ये भी पता होगा कि हमारा जो ये सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में आता है, मिल्की वे में। तो कोई बड़े से बड़ी जो भी गैलेक्सी है वो भी यूनिवर्स में आती है, और चाहे छोटा से छोटा जो भी एटम है वो भी यूनिवर्स में आ जाता है। यहाँ पे एक देखो यूनिवर्स के अंदर का व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, हम यहाँ पे शुरू करते हैं कुछ चीज़ों से। ठीक है, मान लो सबसे जो छोटा पॉइंट यहाँ पे ना, वेट ए मिनट,
अब देखो यहाँ पे आप लाए हो, मान जाओ आप यहाँ पे हो, इसके बाहर आपकी कॉलोनी, ठीक है, उसके बाहर आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे उसके बाहर स्टेट, उसके बाहर आपका जो भी कंट्री है वो आ जाएगा, ठीक है। कंट्री के बाहर आप देखोगे कॉन्टिनेंट आ रहा है, कॉन्टिनेंट से बाहर देखोगे आपकी अर्थ आती है, ठीक है। तो ये अर्थ के बाद आप देखोगे बाहर जाओगे आप स्पेस में, स्पेस में आपको सोलर सिस्टम मिल जाएगा। सोलर सिस्टम से भी अगर कोई बड़ा चीज़ है ना, वो आते हैं कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशन पहले आपने पढ़ा है, अभी अगर किसी को भूल गया होगा तो एक बार ज़रा रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। स्टार्स तो पता होंगे ना, हमारा जो सन वो भी एक स्टार है। तो जब ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं या स्टार्स का एक ग्रुप जब बनता है उसको बोला जाता है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन के बाद आती है गैलेक्सी, ठीक है, जिसकी हमारी आती है मिल्की वे। उसके बाद आएगी क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, क्लस्टर यानी कि ग्रुप, झुंड। तो बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके बनाती है क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। उन क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी से भी बड़ा है हमारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड। तो ये पूरा टॉपिक था, ठीक है। और देखो ब्रह्मांड को ना, आगे एक और चीज़ मैं आपको लास्ट बता दूंगा, पहले ये देख लेते हैं। यू नीड टू मेजर द डिस्टेंस इन द यूनिवर्स। अब देखो धरती पे हम तो यूनिट हमें चाहिए ही चाहिए चीज़ों को मेजर करने के लिए, नापने के लिए, ठीक है, तोलने के लिए। मान लो आप कहीं पे कोई चीज़ ला रहे हो लिक्विड में, जिसकी आपने तेल लाया, तो वो तेल जब आप दुकान पे लेने जाओगे तो वहाँ पे भी आपको यूनिट चाहिए, ठीक है, लीटर, किलोलीटर, इस तरह से। कोई सामान ला रहे हो, उसको आप नापोगे किलोग्राम में, ठीक है। फल फ्रूट ला रहे हो, जैसे कि आप एप्पल्स ला रहे हो, तो आप वो बोलोगे दुकानदार को कि हाँ मुझे 1 kg इतना एप्पल चाहिए, 1 kg ये ऑरेंजेस चाहिए। तो वो यूनिट्स है ना नापने की। लेकिन अगर आप ये सोचो ज़रा, इतना बड़ा यूनिवर्स है ना, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, और अर्थ बहुत छोटी है यूनिवर्स के कंपैरिजन में, हमारी अर्थ। लेकिन देखो यार, अर्थ में हम इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही है, और उसके कंपैरिजन में यूनिवर्स इतना ज़्यादा बड़ा है। तो चलो अर्थ में तो मान लेते हैं कि ये यूनिट्स हमारी जो थी, मीटर, किलोमीटर, लीटर, किलोलीटर, सेकंड, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन यूनिवर्स के लेवल पे क्या ये यूनिट्स काम आएंगी? नहीं आएंगी ना, क्योंकि यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। द एक्सट्रीम वास्ट डिस्टेंसेज बिटवीन द वेरियस हेवनली बॉडीज़ लाइक द स्टार्स एंड प्लैनेट्स कैन बी वेल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स। अब देखो जो डिस्टेंस है ना यूनिवर्स के लेवल पे, स्टार्स के बीच में, प्लैनेट्स के बीच में, उनको नापने के लिए कुछ यूनिट्स हैं। वो यूनिट्स, सबसे पहली यूनिट जो आ जाती है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। AU कितने किलोमीटर के बराबर आता है? पता है कितने के बराबर आता है? 150 मिलियन किलोमीटर। देखो ये मिलियन है, ठीक है, ये मीटर नहीं है, ये है मिलियन, मिलियन किलोमीटर। तो यार 150 मिलियन किलोमीटर यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर, इसके बराबर आता है 1 AU, विच इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये पता है, एक फैक्ट जान लो कि यही डिस्टेंस है अर्थ और सन का, अप्रॉक्स यही डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद अगर इससे भी हमें एक बड़ी यूनिट चाहिए होती है ना, अर्थ और सन के डिस्टेंस से भी कोई बड़ा डिस्टेंस है, उसको नापने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या आ गया? लाइट एक ईयर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। और उसका जो, देखो ये आपको याद होना चाहिए क्लियरली, नो डाउट ये पेपर में आ सकता है, बहुत बार आ भी गया है। 1 लाइट ईयर का अगर आप मेजर देखोगे ना, कितने किसके बराबर होता है? 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। आप देख लो यार, जब आप करोड़ आप देखते हो ना, 1 करोड़, करोड़ में आपके आ जाते हैं 7 ज़ीरोज़। तो यहाँ पे 10 जो है ना, इसकी पावर ही पहले कितनी आ गई? 12, ठीक है। यानी कि इसमें ज़ीरोज़ कितने आ गए हैं? 12 ज़ीरोज़। तो वहाँ पे देख लो 12 ज़ीरोज़ इसके आ गए, तो यानी कि करोड़ से भी बड़ी वैल्यू है। तो इसका याद रख लो 9.4607,
इंटू 10⁻12 किलोमीटर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, आपको याद रखना है ये वाला। उसके बाद आता है, अगर कोई चीज़ देखो लाइट ईयर से भी बहुत बड़ी है, बहुत दूर है, सॉरी बड़ी नहीं, बहुत दूर है, तो उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट आती है, और उस यूनिट को हम बोलते हैं पारसेक। जो ये पारसेक है ना, ये पता है कितना आता है? 3 अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू तो यहाँ पे दी हुई है। 3 × 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर कितना था? 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर इसको 3 टाइम्स करेंगे ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ पे जो आपको अप्रॉक्स 3 बोल रहा हूँ, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट 3 नहीं, अप्रॉक्स 3, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आ जाता है आपका पारसेक। और इसकी वैल्यू कितनी आती है अगर एक्चुअल देखोगे ना, तो यहाँ पे दी हुई है 3.26156 इंटू 1 लाइट ईयर, इतना आ जाता है। 3.26156 इंटू 1 लाइट ईयर, इतना आता है पारसेक। तो यार देखो, अब अगर तुम इन चीज़ों को देखोगे यार कि इतना दूर दूर किलोमीटर है, तो ये तो हमारे अर्थ में जो यूनिट्स यूज़ होती हैं, इसके सामने तो, इनके सामने तो कुछ है ही नहीं। अब हमने ये तो देख लिया, लाइट ईयर का सिस्टम भी देख लिया, उसकी यूनिट कितनी आती है? 9.4607 इंटू 10⁻12। पारसेक की 3.26156 इंटू 1 लाइट ईयर। और जो ऊपर वाला क्या था, 1 AU, इसकी यूनिट कितनी आती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 150 मिलियन किलोमीटर। और यही डिस्टेंस है अर्थ और सन का, ये याद रखना। ये पूछा जा सकता है कि अर्थ और सन के डिस्टेंस को हम, जो 150 मिलियन किलोमीटर है ना, उसको क्या बोलते हैं? वो किसके इक्वल है? 1 AU के इक्वल। देखो भाई, ये तो हमने देख लिया अभी। अब देखो, एक जो हमने अभी पहले पढ़ा था ना, यूनिवर्स, अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखोगे, वो आता है ब्रह्मांड। अब इसका नाम ब्रह्मांड पड़ा है, कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा इसके पीछे भी, उस रीज़न को जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ब्रह्मा जी जो हिंदुइज़्म में हमारे जो गॉड, या बोल सकते हो कि जो हमारे भगवान है ना, ब्रह्मा जी, यहाँ पे हमारे धर्म में ये मान्यता है कि ब्रह्मा जी के कण कण से मिलके ये पूरा ब्रह्मांड बना है, ठीक है। तो ये ब्रह्मा जी का जो छोटे छोटे जो भी कण कण है ना, ठीक है, उनसे मिलके बना है ब्रह्मांड। तो देखो ब्रह्मांड कितना बड़ा है, पर हमारे धर्म में, हमारे जो भी विश्वास है, इसमें ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी से पूरा ब्रह्मांड बना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब देखो यार, यूनिवर्स बनी है, अगर ये मान ले यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है, जिसकी हमारी ह्यूमन बींग्स, हम ये तो नहीं है ना कि पहले से एग्जिस्ट करते थे, नहीं, हमारा भी एक टाइम पे ओरिजिन हुआ था। पहले अर्थ बंजर थी, खाली थी, फिर क्या हुआ कि केमिकल से, ठीक है, केमिकल से फिर बायोमोलिक्यूल्स बने, उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे करके लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ। तो वैसे वैसे ना, जो यूनिवर्स है, बोला जाता है कि ओरिजिन जो यूनिवर्स का, यूनिवर्स ऑन बेसिस ऑफ हेवनली बॉडीज़। अब देखो, हेवनली बॉडी के बेसिस पे इसका ओरिजिन हुआ है। अब जो ये हेवनली बॉडी है ना, जो स्पेस में एग्जिस्ट करती हुई, ये 2 तरह की हो सकती है जिससे यूनिवर्स बनी है। पहली हो सकती है मोनोस्टिक, दूसरी हो सकती है डुअलिस्टिक। मोनोस्टिक में पता है क्या माना जाता है? मोनोस्टिक में मोनो का मतलब होता है 1 या सिंगल, और डुअलिस्टिक, इसमें जो डुओ है ना, उसका मतलब होता है 2। जो फ्री फायर खेलते होंगे या कोई जो बैटल ग्राउंड गेम्स है ना, उसमें तो डुओ इनको पता चल जाएगा कि डुओ का मतलब भी होता है 2, और मोनो होता है सिंगल। अब देखो, मोनोलिस्टिक में ये माना जाता है कि पहले एक हेवनली बॉडी रही होगी, ठीक है, और उसमें ब्लास्ट हुआ होगा, उस ब्लास्ट से पूरी यूनिवर्स बनी है। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट है ना, डुअलिस्टिक का, उसमें ये माना जाता है कि 2 हेवनली बॉडीज़ रही होंगी, यानी कि स्पेस में 2 बॉडीज़ रही होंगी, और जब वो आपस में टकराई होंगी, वहाँ से एनर्जी ब्लास्ट हो गया, वहाँ पे उनमें जब वो टकराई तो उनमें डिस्ट्रक्शन हो गया, ब्लास्ट हो गया, और वहाँ से पूरी यूनिवर्स बन गई। तो देखो, 2 तरह की ये, हम बोल सकते हैं कि 2 तरह की ये
क्या बोले यार, ये दो तरह की मान रहे हैं परसेप्शन से। एक कोई बोल रहा है कि कोई नहीं बोल रहा है, अब ये साइंटिस्ट का परसेप्शन होगा, किसी लोगों ने जाके नहीं बोला है ज़्यादा, साइंटिस्ट नहीं मान रहे हैं। एक तो हो सकता है मोनिस्टिक, दूसरा हो सकता है डुअलिस्टिक। मोनिस्टिक में एक सिंगल हेवनली बॉडी, उसमें ब्लास्ट हुआ तब यूनिवर्स बन गई, और डुअलिस्टिक में दो हेवनली बॉडीज थी जो जब टकरा गई उसके बाद यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ वहाँ से। अब देखो ये हमने तो पढ़ लिया, ठीक है, अब तुमने देख भी लिया, मैंने पढ़ भी लिया, हमने रिकैप कर भी लिया। अगर तुम्हें इसमें भी कोई डाउट हो रहा है ना, पूछ सकते हो वीडियो में, ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और जो डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूँगा। ओके भाई, तो यहाँ पे अब हम आपसे लेते हैं विदा। सो ऑल यू गाइस, जय हिंद। अच्छे से तैयारी करना, पढ़ना अच्छे से, और टाइम देना स्टडीज़ को।